ओके जी, स्टार्ट करें तो चलो। हाँ जी भाई शशांक, बताओ क्या क्या डाउट है तुम्हारा। ग्रुप पे भेज दी। लास्ट क्वेश्चन में ये क्लास में कराए थे ना, जो लास्ट क्वेश्चन है देखो उसमें क्या है। ऑल्टरनेटिव देखो, ऑल्टरनेटिव डिसाइड करता है क्रिटिकल रीजन क्या होगा। तो जैसे यहाँ पे तुम्हारे पास एच नॉट में है इस क्वेश्चन में, x1 x2 xn है आपका नॉर्मल थीटा कॉमा 1, ठीक है। ये क्वेश्चन जो है फोर्थ नंबर। एंड एच नॉट है थीटा बिटवीन 1 and 2, एंड एच वन है थीटा लेस देन 1 और थीटा मोर देन 2। यही है। अब ये बताओ, ये ऑल्टरनेटिव एक्चुअली डिसाइड करता है क्रिटिकल रीजन क्या है। तो मैं ये बताऊं तुम्हें कि अगर H1 होता थीटा मोर देन 1 तो इसका क्रिटिकल रीजन आया होता है, इसका सफिस नॉर्मल थीटा 1 में सफिशिएंट एस्टिमेटर क्या आता है, जो फैमिली है नॉर्मल थीटा कॉमा 1, इसमें सफिशिएंट एस्टिमेटर क्या होगा। समेशन एक्स। समेशन एक्स आई है एक्स बार। तो ये इसका जो रिजेक्शन रीजन होगा ये सिर्फ ऑल्टरनेटिव पे डिपेंड करेगा। तो यहाँ पे जो रिजेक्शन रीजन आता है कि समेशन एक्स आई मोर देन सम के, अगर एच वन होता थीटा मोर देन 2 तो इसका रिजेक्शन रीजन होगा रिजेक्ट एच नॉट इफ समेशन एक्स आई, एक मिनट, एक में लेस देन थीटा लेस देन 1, तो लेस देन के, और यहाँ आएगा मोर देन सम सी। अब प्रॉब्लम क्या है तुम्हें पता है, यूनिफॉर्मली मोस्ट पावरफुल टेस्ट क्या होता है, इसमें पूछा क्या है तुमसे। यूएमपी टेस्ट होता है, अगर यूनिफॉर्मली मोस्ट पावरफुल टेस्ट एग्जिस्ट करती है तो यूनिक होगी टेस्ट, मतलब क्रिटिकल रीजन। तो अब तुम खुद ही बताओ, इस थीटा के लिए ये क्रिटिकल रीजन होगा, इस थीटा के लिए ये क्रिटिकल रीजन। कहने का मतलब ये है, सो ये है समेशन एक्स आई लेस देन सम के वन, ये क्रिटिकल रीजन इसके करस्पॉन्डिंग आएगा। इसके करस्पॉन्डिंग क्रिटिकल रीजन होगा समेशन एक्स आई मोर देन के टू, मान लो इस तरह से। और तुम्हें यूएमपी टेस्ट का डेफिनेशन पता है। यूएमपी टेस्ट क्या होता है कि एक ऐसा क्रिटिकल रीजन दैट इज मोस्ट पावरफुल करस्पॉन्डिंग टू ऑल अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। तो ऐसा तो हो नहीं रहा कि ऑल्टरनेटिव कुछ भी ले लूँ उसके लिए कॉमन क्रिटिकल रीजन मिल रहा है। तो इस थीटा के लिए ये यूनिफॉर्मली मोस्ट यूनिक नहीं आ रहा। जी, यूनिक नहीं आ रहा, यूएमपी टेस्ट डज नॉट एग्जिस्ट। यूनिक नहीं आ रहा इसलिए एग्जिस्ट नहीं कर रहा, सिंपल ये भी कह सकते हो तुम। सो डज नॉट एग्जिस्ट, ये है। तो यहाँ यूएमपी टेस्ट डज नॉट एग्जिस्ट हो जाएगा, क्योंकि इस टाइप का यूनिफॉर्म यूएमपी टेस्ट होगा फॉर दिस थीटा, इस टाइप का आएगा फॉर दिस थीटा। बट यूएमपी टेस्ट अगर एग्जिस्ट करती है तो एक कॉमन क्रिटिकल रीजन होने चाहिए करस्पॉन्डिंग टू एनी वैल्यू ऑफ थीटा इन द ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। बट कोई एक यूनिक क्रिटिकल रीजन नहीं आएगी करस्पॉन्डिंग टू ऑल वैल्यू ऑफ ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, दैट्स व्हाई यूएमपी टेस्ट डज नॉट एग्जिस्ट। ये है सिंपल। जैसे अगर इस तरह क्वेश्चन होते थीटा नॉट इक्वल टू 1, एच नॉट में थीटा इज इक्वल टू 1 और एच वन है थीटा नॉट, यहाँ भी यूएमपी टेस्ट डज नॉट एग्जिस्ट, क्योंकि थीटा नॉट इक्वल टू 1 तो थीटा में भी मोर देन 1 और में भी लेस देन 1, तो उसके लिए अलग अलग क्रिटिकल रीजन आएगी। ठीक है, ये स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, ये थ्योरम है हालांकि। तो इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर है यूएमपी टेस्ट डज नॉट एग्जिस्ट। नेक्स्ट क्या है बताओ, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है। और एक लव्या वन में डाउट है ना, तो उसको ऊपर वाले क्वेश्चन में क्या डाउट है, सेवेंथ क्वेश्चन जो है कि x1 x2 x5 रैंडम सैंपल है, पीडीएफ दिस से, एच नॉट ये है,
वाई साइन टेस्ट स्टैटिस्टिक्स है, तो यहाँ क्या है, तो ये आसान सा क्वेश्चन है, क्या डाउट है बताओ इसमें? 7th वाले में ट्राई किया या देख के ही डाउट हो गया? एक होता है हम तो कोशिश मतलब जैसे करते सर नहीं उसमें, होता है। हाँ ये सर जैसे सर वो सीआर दिया ना उसमें, वाई समेशन वाई लेस देन इक्वल टू टू, सर हम्म। उसमें सर एक्स के टर्म में कैसे निकालूं, तो वो नहीं आ रहा सर। तुम्हें एक्स में क्यों निकालना है ये? मुझे बताओ वाई आई का डिस्ट्रीब्यूशन क्या है? वाई आई ध्यान से देखो, वाई आई का सपोर्ट वन, कितना है? वन वेन एक्स आई ग्रेटर देन जीरो, और एक्स आई लेस देन जीरो है तो? जीरो आएगा। तो वाई आई का सपोर्ट क्या है? वाई आई तो की जी वो पॉसिबल वैल्यू क्या पॉजिटिव हो सकती है? वन होगी जब एक्स आई ग्रेटर देन जीरो होगा, और जीरो होगी जब एक्स आई लेस देन जीरो। हाँ, तो क्या पॉसिबल वैल्यूज है वाई आई की? वाई आई एक रैंडम वेरिएबल है, सेट ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यूज क्या है? जीरो। कैसे? सर वन तब होगी जब एक्स आई ग्रेटर देन जीरो होगा। अरे भाई यही तो पूछ रहा हूँ, वाई आई की वैल्यू क्या हो सकती है? जीरो या वन हो सकती है, तुम इसी में कंफ्यूज हो। इस तरह क्वेश्चन पहले नहीं देखा तुमने, जहाँ पे इस पार्ट में डिफाइन रहता है। इतना हमने डाउ ब्लैकवेल थ्योरम लगाते यही तो करते हैं हर क्वेश्चन में। 1 0 लेते हैं जब डेल्टा बना रहे होते हैं, तो यही तो करते हैं। अभी तक तुम्हें हवा नहीं लगाई। सर वो जब हाइपोथेसिस में ऐसा कोई मिला नहीं क्वेश्चन इस वजह से। तो इसमें वाई आई की वैल्यू या तो 1 है या 0 है। अब मुझे बताओ क्या प्रोबेबिलिटी है वाई आई 1 होने की? मुझे कौन से रैंडम वेरिएबल का सपोर्ट 0 1 होता है? किस रैंडम वेरिएबल का सपोर्ट 0 1 होता है? ऐसा कौन सा रैंडम वेरिएबल है जिसका रेंज 0 1 होता है? बर्नौली, तो बर्नौली। वाई आई का डिस्ट्रीब्यूशन क्या है? बर्नौली पी। और पी क्या होता है यहाँ पे? ये बर्नौली पी में व्हाट इज पी? बताओ। अगर एक्स का डिस्ट्रीब्यूशन बर्नौली पी है, सो व्हाट इज पी? प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस। तो बेसिक पे काम करने की जरूरत है भाई तुम्हें। पी इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस इन वन ट्रायल। सक्सेस का मतलब क्या? 1 आना, 0 का मतलब फेलियर। तो वाई आई की वैल्यू 1 कब है? जब एक्स आई पॉजिटिव है। दिक्कत ये जब ट्राई नहीं करोगे तो सॉल्व थोड़ी होगा। तो थोड़े बहुत कुछ तो कोशिश करो, गलत सलत करो कम से कम। बताओ एक्स आई मोर देन 0 क्या होगा? हमसे पूछा क्या है? रिजेक्टिंग एच नॉट। तो अगर अंडर एच नॉट अगर बात करूँ, चलो मैं अंडर एच नॉट बात करता हूँ क्योंकि मुझे एट द एंड रिजेक्ट ही करना है। सो अंडर एच नॉट थीटा की वैल्यू 0 है, यही ना? अंडर एच नॉट थीटा की वैल्यू है 0। चलो थीटा को 0 रख दो। बताओ एक्स आई मोर देन 0 क्या आएगा अंडर एच नॉट? बताओ, क्योंकि साइज ही पूछा है ना, तो साइज का, साइज का इंटीग्रेट डेफिनेशन कर क्या है? देंगे जीरो से इन्फिनिटी पे। हाँ बताओ कितना आएगा? अगर थीटा को मैंने 0 रख दिया, ये कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन है जो पीडीएफ तुम्हें दिख रहा है? वो किस रैंडम वेरिएबल का डिस्ट्रीब्यूशन है? लाप्लास, लाप्लास में मीन कितना आता लाप्लास है? थीटा कॉमा वन। तो मीन कितना आता है इसमें? मीन, मीन थीटा होगा। हाँ, तो बताओ मीन थीटा है तो मीडियन भी थीटा है। सिमेट्रिक है ये थीटा के अबाउट। और मीडियन अगर थीटा है तो मीन कितना आएगा? मतलब मीन मीडियन दोनों थीटा ही आएगा। तो यहाँ थीटा को 0 कर दिया हमने एच नॉट, क्योंकि हमें साइज़ निकालना। साइज़ क्या होता है? तो रिजेक्टिंग एच नॉट हमें रिजेक्शन रीजन दे रखा है, समेसन वाई आई एच नॉट वेन एच नॉट इज ट्रू। वन एच नॉट इज़ ट्रू। एच नॉट ट्रू क्या है? थीटा को 0 रखना है। तो मुझे ये प्रॉबिलिटी निकालनी है, इसके लिए मैं वाई को एनालाइज कर रहा हूँ। ये I5 तक है, तो मुझे वो समेसन वाई आई लेस देन इक्वल टू 2 निकालनी है जब थीटा 0 है। तो पहले ही थीटा को 0 कर दो। तो इतना ही जानना था, अब हो जाएगा आगे। अच्छा, थीटा को 0 रख दो, ये हाफ आ गया। वाई आई में ही
वाई आई में ही कंफ्यूज हुआ। तो वाई आई इज बर्नौली हाफ। अब बताओ वाई आई बर्नौली हाफ है तो समेसन वाई आई आई फ्रॉम 1 to 5 ये क्या होगा? तो ये बाइनोमियल बाइनोमियल 5 5 फॉर्म आ हाफ। जाएगा। अब निकाल लो बाइनोमियल 5 हाफ में लेस देन इक्वल टू 2 की प्रोबेबिलिटी कर लोगे आप, हो जाएगा। रिजेक्टिंग इसे थीटा को जीरो रखा क्योंकि मुझे साइज निकालना है, साइज में होता है गिवन एच नॉट इज ट्रू, इसीलिए। ठीक है, तो उसके ऊपर वाला क्वेश्चन ये जैम से इसका कोई लेना देना नहीं है, ये एक्चुअली रैंडमाइज टेस्ट का क्वेश्चन है, देख लो फिर भी अगर करना हो तो। ये जैम में इस तरह क्वेश्चन नहीं आएगा। ठीक है, फिर भी करना चाहो कर सकते हो। देखो इसमें क्या बोल रहा है, ये सब हमने कराए हैं। तुम्हें अगर हाइपोथेसिस टेस्टिंग में जो भी डाउट हो ना, तो अर्जुना बैच का रिकॉर्डेड लेक्चर ऑलरेडी ऐप में है, तुम उसमें जाओ, हाइपोथेसिस टेस्टिंग का लास्ट लेक्चर देखो, क्योंकि लास्ट में हमने असाइनमेंट डिस्कस किया है, प्रॉब्लम्स। तो हाइपोथेसिस टेस्टिंग का लास्ट लेक्चर देखोगे, इन सारे क्वेश्चन वहाँ पे हमने सॉल्व किया है, केट के पी वाई क्यू, अर्जुना बैच के हाइपोथेसिस टेस्टिंग के एंड के लेक्चर्स में, ये सब मिल जाएगा सॉल्यूशन इसका। इसमें बोल रखा है कि तुम्हें दो पीएमएफ दे रखा है ना, एफ नॉट और एफ वन। तो एच नॉट में है कि एफ नॉट लो, और एच वन में है एफ को एफ वन लो, यही है। और तुम्हें बोल रहा है बेस्ड ऑन दिस द पावर ऑफ द मोस्ट पावरफुल लेवल अल्फा, अल्फा है 0.1। तो अल्फा का डेफिनेशन क्या होता है, रिजेक्टिंग एच नॉट व्हेन एच नॉट इज ट्रू। तो यहाँ पे रिजेक्शन रीजन क्या आएगा, क्वेश्चन ये है। तो लाइक्लीहुड रेशियो टेस्ट क्या कहता है, सिंपल वर्सेस सिंपल में एल एच नॉट अपॉन एल एच वन, लाइक्लीहुड फंक्शन अंडर एच नॉट अपॉन लाइक्लीहुड फंक्शन अंडर एच वन, ये तो सिंगल डिस्ट्रीब्यूशन है, तो ये एफ नॉट अपॉन एफ वन आ जाएगा। बताओ एफ वन अपॉन एफ नॉट अपॉन एफ वन, है ना, लाइक्लीहुड फंक्शन तो वही होगा जो सिंगल रैंडम वेरिएबल के लिए लाइक्लीहुड फंक्शन वही है जो पीएमएफ है या पीडीएफ, यहाँ पीएमएफ दे रखा है। इसका रेशियो ले और देखो क्या हो रहा है, रेशियो इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग है क्या है। तो नंबर्स का रेशियो सर वो हाँ हाँ, डिक्रीजिंग ही है। जी जी, तो ये आप लेंगे तो 10/, है ना, तो यहाँ जैसे होगा 2, मतलब 10/5, 10/6, 10/8, 10/9, फिर उसको और कैंसिल करोगे 10/12। तो ये किस रेशियो में आ रहा है, डिनोमिनेटर इंक्रीज कर रहा है, तो वैल्यू डिक्रीज होगी, डिक्रीजिंग, दिस इज डिक्रीजिंग फंक्शन। सो लाइक्लीहुड रेशियो डिक्रीजिंग फंक्शन है, और एफ नॉट अपॉन एफ वन इज समथिंग लाइक जी एक्स, और जी एक्स इज ए डिक्रीजिंग फंक्शन, है ना। देखो अभी मैं बता दूँ, लाइक्लीहुड रेशियो टेस्ट कहता है कि ये तुम्हारा क्रिटिकल रीजन है, ठीक है ना, समझो। और ये एफ नॉट अपॉन एफ वन जो होता है ये जी एक्स है लेस देन इक्वल टू के, और ये जो जी एक्स फंक्शन है ना, जिसको मैं जी एक्स बोल रहा हूँ, ये एक डिक्रीजिंग फंक्शन है। कैसे तुम्हें समझ आया, लाइक्लीहुड रेशियो लिया जो गिवन है। सो डिक्रीजिंग फंक्शन है तो क्या चेंज आएगा, जब जी को उधर भेजेंगे तो एक्स मोर देन इक्वल टू सम सी आ जाएगा, डिक्रीजिंग होने की वजह से। इंक्रीजिंग होता तो इनइक्वलिटी का ऑर्डर सेम रहता, डिक्रीजिंग है इनइक्वलिटी का ऑर्डर चेंज हो गया। तो ये तुम्हारा आ गया क्रिटिकल रीजन। तो यहाँ पे रिजेक्शन रीजन जो कुछ ऐसा आया, रिजेक्ट एच नॉट इफ एक्स इज मोर देन इक्वल टू सी। अब तुम्हें साइज अल्फा लेना है, सोचो ऐसा सी क्या लोगे कि साइज तुम्हारा 0.1 आ जाएगी। क्वेश्चन में देखो, अब बताओ कि साइज क्या लोगे कि तुम्हारा मतलब सी की वैल्यू क्या आएगी, सो दैट तुम्हारा साइज ऑफ द टेस्ट 0.1 आएगा, कुछ ऐसा ले सकते हो, बताओ क्या लोगे, खुद सोचो, है ना। सी जो है कुछ भी 1 2 3 4 5 6 इस तरह का नंबर्स, क्या लोगे। मतलब अंडर एच नोट वाली वैल्यूज लेंगे ना। हाँ एग्जैक्टली, अंडर एच नॉट वाली, हाँ। साइज का डेफिनेशन क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ रिजेक्टिंग एच नॉट व्हेन एच नॉट इज ट्रू, तो तुम्हें पीएमएफ यूज़ करना है एफ नॉट वाली। अब एफ नॉट में सोचो सी ऐसा क्या रखोगे कि ताकि ये प्रोबेबिलिटी 0.1 आ जाए। बताओ।
कुछ होगा? सोचो, सी को तुम 5 रख के देखो, 6 रख के देखो, 2 3 4 5 1 रैंडमली कुछ भी रख के देखो, जो भी पॉसिबिलिटी है, तो ये कभी भी 0.1 आएगा ही नहीं, पहली बात इस तरीके से। क्योंकि जो जैम के सिलेबस में वो पूरा है नॉन रैंडमाइज टेस्ट है, जो तुमने पढ़ा है ना उसको बोलते हैं नॉन रैंडमाइज टेस्ट या नॉन रैंडमाइज क्रिटिकल रीजन। ये है जैम के सिलेबस में, रैंडमाइज्ड है ही नहीं। ऐसे गेट में भी नहीं है, लेकिन हम क्वेश्चंस में कहा गेट में भी आते नहीं, अब आना नहीं चाहिए, हो सकता है उस साल रहा हो। तो इसमें ये होता है कि जब तुम ये लिखते हो ना, रिजेक्ट एच नॉट इफ, जैसे अभी मैंने लिखा है x लेस देन इक्वल टू सी मान लो, तो यहाँ पे टेस्ट फंक्शन के थ्रू इसी को हम लिखते हैं कि फाइव एक्स इज 1 0 1 कब, जैसे अभी जो क्वेश्चन था वाई वाला तुम्हारा कि x लेस देन इक्वल टू सी 0 व्हेन x मोर देन सी, इस तरह से। तो यहाँ पे होता क्या, अगर एक्सपेक्टेशन ऑफ 5x निकालोगे ना तो ये वही आएगा प्रोबेबिलिटी x लेस देन इक्वल टू सी, यही आएगा ना, ये है, ठीक है ना। तो एक्सपेक्टेशन ऑफ 5x व्हेन h नॉट इज ट्रू, तो ये वही आता है प्रोबेबिलिटी ऑफ रिजेक्टिंग h नॉट व्हेन h नॉट इज ट्रू, ये सेम ही आएगा। तो इंस्टेड ऑफ राइटिंग दिस वी राइट दिस, है ना। तो ये क्वेश्चन तुम स्किप कर सकते हो फॉर द जैम एग्जाम। गेट के लिए क्या है, तो इस ये टेस्ट फंक्शन इसको बोलते हैं नॉन रैंडमाइज्ड टेस्ट फंक्शन, नॉन रैंडमाइज्ड टेस्ट फंक्शन। रैंडमाइज्ड टेस्ट फंक्शन क्या होता है, यहाँ पे हम ऐसा लिखेंगे, रैंडमाइज्ड टेस्ट फंक्शन जो होगा तो यहाँ p, यहाँ 1 माइनस पी ले लो, तो यहाँ 1 0 लिया हुआ है, p 1 माइनस p व्हेन x लेस देन इक्वल टू c एंड 1 माइनस p व्हेन x मोर देन c, ये चीज़ है। तो तुम्हारे क्वेश्चन में हो क्या रहा है, तुम c की कुछ भी वैल्यू ले, कभी भी साइज 0.1 आएगा ही नहीं, इसका मतलब नॉन रैंडमाइज टेस्ट से वो क्वेश्चन सॉल्व होगा ही नहीं। सो वी हैव टू कंस्ट्रक्ट अ रैंडमाइज टेस्ट फंक्शन, मतलब क्रिटिकल रीजन लेंगे विथ सम प्रोबेबिलिटी। यहाँ पे नॉन रैंडमाइज में क्या होता है, जब हम बोलते हैं रिजेक्टिंग एच नॉट व्हेन एक्स इज मोर देन इक्वल टू सी, तो यहाँ पे हम 100% प्रोबेबिलिटी के साथ ये रिजेक्शन रीजन कंसिडर कर रहे हैं, ये है, इसलिए इसको नॉन रैंडमाइज बोलते हैं। रैंडमाइज में ये है कि हमने विथ बोला कि विथ प्रोबेबिलिटी पी दिस इज द क्रिटिकल रीजन, ये है। तो यहाँ सोचो अब पी क्या लोगे ऐसा ताकि तुम्हारा, तो सोचो अभी सुनते तुम्हें क्वेश्चन पूछता हूँ मैं, एक्स लेस देन इक्वल तुम्हारा क्या आया था क्रिटिकल रीजन, एक्स मोर देन आया था ना, ओके। तो ये मैं इसके लिए जस्ट तुम्हें समझा रहा था रैंडमाइज्ड क्या होता है। अब एक्चुअल क्वेश्चन पे आओ, क्वेश्चन जो तुम्हारा था एक्चुअली ये जो इसमें क्या है, क्वेश्चन नंबर 5। सो 5 में क्या है, और ये ऑलरेडी गेट वाले बैच में सॉल्व है ना। तो जो गेट वाले बच्चे या नेट वाले बच्चे, यू कैन सी अर्जुना बैच के लेक्चर्स देखो, ये ऑलरेडी सॉल्व करा रखा है ये सब क्लास में, इस साल वाले भी और लास्ट ईयर वाले भी करा रखे। तो तुम्हारे क्वेश्चन बताओ, तुम्हारा रिजेक्शन रीजन मैंने क्या बताया, रिजेक्ट एच नॉट इफ एक्स इज मोर देन इक्वल टू सी। x मोर देन c, हाँ बताओ, तो एक्स मोर देन इक्वल टू 5 क्या होगा, व्हेन एच नॉट इज ट्रू, ये क्या आएगा, 5 जो सबसे छोटी प्रोबेबिलिटी दे सकती है वो यही है। देख के बताओ, एफ नॉट में 0.60, 0.60, इससे कम तो नहीं आएगा। अगर एक्स मोर देन इक्वल टू 4 ले लोगे तो क्या आ जाएगी बताओ, 0.70, हाँ तो इस इधर ज़्यादा ही हो रहा है, तो ये क्यों कंसिडर करेंगे ना, हमें तो पहुंचना है 0.1 तक एक्चुअली। और जैसे अगर x ले लिया मोर देन इक्वल टू 6 तो क्या होगा, 0। 0 हो जाएगा। तो हमें तो पहुंचना है 0 पॉइंट, तो हम इसको यूज़ करेंगे एक्चुअली, ठीक है ना। तो ये सब हेल्प नहीं करेगा। सो हमें क्वेश्चन में दे रखा है साइज़ हमारा है 0.1। सो हम क्या करेंगे, जो हमारा टेस्ट फंक्शन बनाएंगे x मोर देन इक्वल टू सी और x लेस देन सी। अब बताओ क्या प्रोबेबिलिटी लोगे कि 0.1 आ जाए, ये 0.1 कैसे बनेगा, जब 6 से डिवाइड कर दो, तो यहाँ प्रोबेबिलिटी 1/6 लो, यहाँ 5/6 लो, p को मैंने 1/6 लिया है।
ये आ गया। तो मतलब हम ये क्रिटिकल रीजन कंसिडर कर रहे हैं विथ प्रोबेबिलिटी 1/6, ठीक है, विथ प्रोबेबिलिटी 1/6 से हम लोग ये वाला क्रिटिकल रीजन कंसिडर कर रहे हैं और वैसा है। तो अब यहाँ पे क्या होगा, अब तुम साइज़ निकालो। तो साइज़ मैंने बताया अगर फाई को यूज़ करोगे तो ये है एक्सपेक्टेशन ऑफ फाई एक्स व्हेन एच नॉट इज़ ट्रू, ठीक है। और ये कहीं ना कहीं वही बन के आएगा, सिंप्लीफाई करोगे तो 1/6 इंटू प्रोबेबिलिटी एक्स मोर देन इक्वल टू सी व्हेन एच नॉट इज़ ट्रू। तो एच नॉट ट्रू का मतलब एफ इज़ एफ नॉट। 1/6 इसकी वजह से आएगा क्योंकि हम इसका एक्सपेक्टेशन ले रहे हैं। अब ये कितना आ गया, तो मैंने कहा 5 को यूज़ कर लो, बेटर रहेगा, है ना। तो यहाँ 5 ले लो, ये 5 सही रहेगा। तो अब बताओ कि कितनी प्रोबेबिलिटी आएगी। अभी मैंने सी को 5 रखा, उसकी वजह ये है कि मैं 5 के थ्रू 0.1 साइज बनाना चाह रहा हूँ। तो कितनी आ जाएगी 1/6। और एफ नॉट में जब है मतलब पी एम एफ एफ नॉट है, सो जो प्रॉबिलिटी है एक्स मोर देन इक्वल टू 5 की तूने बताया 0.60 है, तो ये 0.60 तो ये 0.10 आ गया। सो मतलब इस टेस्ट फंक्शन के थ्रू साइज 0.10 बनाया जा सकता है, तो वो हमने बनाया। तो हमारा क्रिटिकल रीजन क्या है, एक्स मोर देन इक्वल टू 5 विथ प्रोबेबिलिटी 1/6। तो इसको बोलते हैं रैंडमाइज टेस्ट, हो गया। अब बताओ तुम्हें निकालना क्या है, तो साइज हो गया ना, तो सी मुझे ढूंढना था। ऐसा सी क्या लोगे कि साइज 0.1 आ जाए, तो वैसा सी हमने ढूंढ लिया 5। तो ये जो सी मुझे चाहिए था वो 5 है। अब तुम्हें क्या चाहिए इस टेस्ट में, पावर निकालो। पावर का फॉर्मूला क्या होता है बताओ, पावर पावर चाहिए ना। रिजेक्ट एच नॉट व्हेन h1 is true। हाँ रिजेक्ट, तो अब वो फॉर्मूला तब यूज़ करते हैं जब वो नॉन रैंडमाइज टेस्ट होता है। तो यहाँ पे लिखोगे एक्सपेक्टेशन ऑफ 5x व्हेन h1 इज ट्रू, ये है। तो एक्सपेक्टेशन ऑफ 5x का फिर से मतलब वही होगा, इसका एक्सपेक्टेशन लो इस फंक्शन का। तो 5 की वैल्यू या तो 1/6 है या 5/6 है, यही ना। अच्छा नहीं, यहाँ 5/6 नहीं लेंगे, यहाँ पे मुझे 0 लेना पड़ेगा, वो लिखने में गलती हुआ है। नॉट 5/6, दिस विल बी 0। यहाँ भी ना, यहाँ 0, क्योंकि हम यहाँ p बस इसके लिए कंसिडर कर रहे हैं एंड 0 अदरवाइज। तो जो बना रहे हैं 0 अदरवाइज, है ना। तो अदरवाइज यहाँ पे फिर से 0.1 नहीं आएगा, ज़्यादा आ जाएगा, ठीक है ना। अगर ये वाला जो पहले कंसिडर किया तो आगे ध्यान नहीं दिया ना, क्योंकि 1/6 इंटू दिस प्लस अगर 5/6 ले रहे हैं तो 5/6 इंटू दिस प्रोबेबिलिटी आ जाएगी, तो जो कि फिर से 0.1 से ज़्यादा आ जाएगी। तो हमें कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा ये वाला रैंडमाइज, है ना। तो 1/6 प्रोबेबिलिटी हम ले रहे हैं ऐसा। तो यहाँ पे रैंडमाइज कर रहे हैं कि विथ व्हाट प्रोबेबिलिटी यू आर कंसिडरिंग दिस। तो ये लेना पड़ेगा मुझे 5, इस तरह से कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा जैसे राव ब्लैकबोल में कंस्ट्रक्ट कर रहे थे ना, उसके अकॉर्डिंग, सो दैट ये प्रोबेबिलिटी वो हो जाए, अनबायस एस्टिमेटर हो जाए। वहाँ भी यही करते थे राव ब्लैकबेल थ्योरम में, ये यू एम वी निकालने के लिए। राव ब्लैकबेल थ्योरम ना, तो उसमें ये करते थे। तो यहाँ से ठीक है, वरना ये ना पहले मैंने कैलकुलेशन गलत की, मतलब 1/6 अगर तुम यहाँ 5/6 लोगे तो यहाँ प्लस आएगा 5/6 इंटू प्रोबेबिलिटी, वो ज़्यादा आ जाएगा। तो मुझे तो साइज 0.1 चाहिए था, तो यहाँ 0 लेना पड़ेगा। ठीक है, निकालो ये। तो ये फिर से आएगा 1/6 इंटू एक्स मोर देन इक्वल टू 5 वेन एच नॉट इज ट्रू। तो एच नॉट में एफ इज़ एफ नॉट, ये 1/6 ये वाला बाहर आ रहा है। अब फिर से बताओ, अच्छा नॉट एफ नॉट, H1 इज, h1 होगा ना। हाँ जी, H1 ट्रू है, तो F आपका F1 से आएगा। अब तो अब आप F1 वाला PMF यूज़ करोगे। तो मुझे बताओ F1 वाले PMF में x मोर देन इक्वल टू 5 की क्या प्रोबेबिलिटी है। 0.72। उसको डिवाइड कर दो अब 6 से, तो कितना आ गया 0.12 आंसर इस क्वेश्चन का। तो ये हो गया एक्चुअली सॉल्यूशन। तो पहले तो मतलब सर रैंडमाइज टेस्ट में अपन वो एक्सपेक्टेशन लेंगे। हाँ हाँ, नॉन रैंडमाइज में भी एक्सपेक्टेशन लेते हैं। मैं तुम्हें बताया ना, अभी तुम क्या लिखते हो साइज का डेफिनेशन, वो हमने उस तरह से बताया नहीं। हम लिखते हैं ना रिजेक्ट एच नॉट वेन एच नॉट इज ट्रू, यही है ना, इसकी प्रोबेबिलिटी लिखते हो। तो ये सेम ही है, एक्सपेक्टेशन ऑफ 5x वेन एच नॉट इज ट्रू। तो रैंडमाइज टेस्ट में क्या है हमारा 5x ये है ना, जैसे मैंने तुम्हें बताया 5x 1 0, तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ेगा। यहाँ भी वही चीज़ है, जो भी क्रिटिकल रीजन है, जैसे एक्स लेस देन इक्वल टू सी है, लेस देन इक्वल टू मोर देन इक्वल टू वाला मोर देन इक्वल टू लिखो, यही तो है। तो इसमें तुम ये लगाओगे तो सिंप्लीफाई होके सेम ही आएगा, दोनों बराबर ही है।
ऐसा लिखो या लिखो जस्ट रिजेक्ट एच नॉट इफ एक्स इज मोर देन इक्वल टू सी। तो ये लिखना और ये लिखना दोनों इक्विवेलेंट ही है, फिर ये लिखना और ये लिखना फिर इक्विवेलेंट है। तो इस टेस्ट फंक्शन को बोलते हैं, या ये वाला जो केस है ये हमारा नॉन रैंडमाइज्ड है। और अगर तुम जैम की तैयारी कर रहे हो तो ये सब में दिमाग ख़राब करोगे, तुम्हारे जैम का रैंक ख़राब होगा। इसलिए वही पढ़ो जो जैम में है। अगर सब कुछ पढ़ने की कोशिश किए कि जैम गेट नेट सब निकाल ले तो कुछ भी नहीं निकलेगा। इसलिए जो तैयारी कर रहे हो उस पर फोकस करो, बाकी खुद ही निकल जाएगा। ये है, तो जैम की सर तैयारी वो करो। क्वेश्चन देख के वैसे समझ में नहीं आया कि मतलब तो जैम उसको के छोड़ उसमें दो, है। वो गेट का है तो वो तुम्हें, इसलिए जो गेट में बहुत सारे टॉपिक है जो जैम के बाहर का है, क्योंकि गेट एमएससी लेवल का एग्ज़ाम है, तो इसलिए वो टॉपिक तुम स्किप कर सकते हो जो वो है ना, जैम लेवल की ठीक है चीज़ है सर। वो पढ़ो। ठीक है, तुम्हारे ये 3 क्वेश्चन थे ना, ठीक है। हाँ जी, शक्तिमणि त्रिपाठी जी, आपका ये जो क्वेश्चन है, आप लीनियर अलजेब्रा की क्लास अटेंड करते हो, उनसे पूछो, वो करा देंगे। अभी डेली लीनियर अलजेब्रा की क्लास हो रही है नेट बैच में, तो उन्होंने पढ़ाया होगा लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, अब उनसे पूछिए। क्योंकि लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन ना तो जैम में है ना ही गेट में है, ठीक है ना, तो मैं तो कराता नहीं हूँ। जैम स्टैटिस्टिक्स, गेट स्टैटिस्टिक्स, इन दोनों में से किसी भी एग्जाम में लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है नहीं टॉपिक, ठीक है। नेट में है, नेट का लीनियर चूंकि मैं करा नहीं रहा हूँ अभी, तो वो नेट की क्लास डेली चल रही है, आप उनमें पूछिए, वो आपको बताएंगे। नहीं बताते फिर मैं बताता हूँ, उसमें कुछ है नहीं खास ऐसे। लेकिन अगर आपने ट्राई किया तो आप डाउट पूछो, क्या पूछना चाहते हो इसमें बताओ, अगर ट्राई किए हो तो। और ट्राई नहीं किए हो तो ऐसे कोई भी क्वेश्चन भेजोगे तो मैं सोल्यूशन नहीं कराऊंगा, क्योंकि मैं ऐसे सॉल्वर थोड़ी बैठा हूँ। वैसे तो बच्चा पूरा बुक भेज देगा मुझे करने के लिए। अब ट्राई किए हो तो क्या डाउट है पूछो, फिर मैं वो हेल्प कर सकता हूँ आपका। बाकी डिस्कस करना है तो जो लीनियर अलजेब्रा का बैच ऑलरेडी चल रहा है उसमें परिमल सर पढ़ा रहे हैं, उनके साथ आप डिस्कस कीजिए, क्योंकि ऑलरेडी वो पढ़ा ही रहे होंगे, ये टॉपिक भी पढ़ाया होगा उन्होंने, जो पढ़ाया होगा तब डिस्कस कीजिए। हाँ जी हाफिज़, बोलो तुम्हारा क्या डाउट है भाई। सर मैंने आपको फोटो भेजा है सर, उसमें रैंक जो यूनिक सॉल्यूशन की कंडीशन होती है, रैंक ए और रैंक आर्गुमेंटेड बी इक्वल टू एन होता है। तो जो सर मैंने निकाला है अल्फा प्लस गामा की वैल्यू तो 4 आ जा रही है, उसमें रैंक नहीं डिसाइड कर पा रहे हैं कि जो लिखा है वो सही है कि समझ नहीं पा रहे हैं सर वो। क्या समझ नहीं पा रहे हो कि अल्फ़ा प्लस आर की वैल्यू 4 रख दिया तुमने, ये कह रहे हो। जी सर। जी सर। तो 4 रख दिया तो क्या हो गया, तो मैट्रिक्स तुम्हारा हो गया 1 1 2 0 सर 3 रैंक माइनस ए 1। की वैल्यू तो 2 आ रही है। तो ए का रैंक कितना हो गया, 2 आ गई, ठीक है। ये ए जी मैट्रिक्स का रैंक 2 आ गई, नंबर ऑफ नॉन जीरो रो इन सर। द ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। अल्फ़ा 4 माइनस अल्फ़ा, ये 0 हो गया। तो ए ऑगमेंटेड बी का रैंक क्या हो गया, अगर सर वो 3 हो जाएगी। कैसे 3 हो जाएगी। यानी वो 2 हो जाएगी जो स्क्वायर मैट्रिक्स एन एन क्रॉस एन जो होता है सर, उसकी भी 2 ही होनी चाहिए, जब भी तो यूनिक सॉल्यूशन कहा जाएगा। हाँ तो 2 ही तो है, तुम्हें कहाँ दिक्कत है देखने में, होनी चाहिए क्या, मतलब 2 ही तो है रैंक, कन्फ्यूजन कहाँ है। सर एन की वैल्यू वहाँ पे 3 है।
जो यूनिक सॉल्यूशन कंडीशन होती है सर, तीनों इक्वल होते हैं ना। हाँ, तो यहाँ पे इक्वल आया, तो यूनिक सोल्यूशन क्यों तुम्हें लग रहा है यूनिक सोल्यूशन है? रैंक ए इज इक्वल टू सर रैंक ए इसमें ऑगमेंटेड क्वेश्चन में 2 आ गया। बोला है ना, हम्म। क्वेश्चन में बोला है ना कि हैज अ सॉल्यूशन अबाउट सिस्टम ऑलवेज हैज अ सॉल्यूशन। कहाँ लिखा है यूनिक सोल्यूशन? सर यूनिक नहीं लिखा है, ऑलवेज हैज अ सॉल्यूशन लिखा है, तो तुमने कैसे अज्यूम कर लिया यूनिक कह रहा है? तो सर यूनिक नहीं कह रहा है। एग्जैक्टली ना, क्योंकि ऑलवेज हैज अ सोल्यूशन, इनफाइनाइट जी सोल्यूशन भी सर। तो हो सकता है। तो अल्फा प्लस जी सर। आर अगर 4 है तो ये ज़ीरो हो जाएगा, और जीरो हो जाएगा, दोनों का रैंक इक्वल हो गया। तो रैंक इक्वल हो गया, इसका मतलब इनफाइनाइट सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन है तो सॉल्यूशन तो है इसके पास, है तो कहाँ दिक्कत है? रैंक ए और इक्वल, अगर 3 आता तो यूनिक सॉल्यूशन होता, रैंक ए और ए ऑगमेंटेड भी दोनों 3 आता तो यूनिक सॉल्यूशन होता। लेकिन अल्फा प्लस आर जी बराबर सर। 4 कंडीशन के लिए रैंक ए 2 है और ए ऑगमेंटेड भी दोनों 2 है, तो इक्वल है, जो कि लेस देन 3 है, कोई दिक्कत नहीं, हमें उससे मतलब ही नहीं है। सॉल्यूशन होने के लिए दोनों का रैंक इक्वल होना चाहिए, क्या है उससे क्या ही मतलब है मुझे, क्या रैंक है, इक्वल होना चाहिए बस। तो इन्फिनाइट सॉल्यूशन है, इन्फिनाइट सॉल्यूशन है तभी उसके पास सॉल्यूशन है। उसने कहा हैज़, क्या हैज़ अ सॉल्यूशन बोला, ऑलवेज हैज अ हैज़ अ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन। तो ऑलवेज हैज़ अ यस सॉल्यूशन का सर। मतलब है कम से कम एक सॉल्यूशन होना चाहिए, वो है। अगर इन्फिनाइट सॉल्यूशन है तभी तो सॉल्यूशन है उसके पास, क्या दिक्कत है? ठीक है। ठीक ठीक। हम सोच रहे थे सर कि इन यूनिक सॉल्यूशन है। है ना, मतलब सॉल्यूशन होने का मतलब चाहे यूनिक सॉल्यूशन हो चाहे इन्फिनाइट हो, कोई एक केस भी है तब भी सॉल्यूशन है उसके पास। तो ऐसा नहीं कि इन्फिनाइट ठीक है। सॉल्यूशन, सॉल्यूशन तो है ही ना उसके पास, चाहे एक हो या इन्फिनाइट हो। तो हमें इन्फिनाइट नहीं चाहिए, एक चाहिए। तो मेरे पास ठीक। इन्फिनाइट में से कोई एक चूज कर लो तुम, अगर तुम्हें एक ही ढूंढना है तो ये है। बट इट हैज़ इन्फिनाइटली मेनी सॉल्यूशन फॉर अल्फा प्लस आर। अगर जैसे यहाँ पे सर 3x3 की मैट्रिक्स होती तो वहाँ पे यूनिक सॉल्यूशन होता फिर। कहाँ पे? नहीं, यूनिक नहीं होता क्योंकि n इक्वल नहीं होता वहाँ पे। जी जी, वो 3 तो आया नहीं यहाँ पे, यहाँ पे 2 आ गया, तो यूनिक सॉल्यूशन नहीं होगा, हाँ इन्फिनाइट सॉल्यूशन होगा। और इन्फिनाइट सॉल्यूशन है तो मतलब सॉल्यूशन तो है, क्वेश्चन यही तो कह रहा है कि सिस्टम हैज़ अ सॉल्यूशन। जी जी। अब प्रॉब्लम जी कहाँ सर। आएगी, जब अल्फा प्लस आर मान लो 4 नहीं है तुम्हारा, तो क्या होगा बताओ? ये तो तब बात किया मैंने जब अल्फा प्लस आर 4 है। अब मान लो अल्फा प्लस आर 4 नहीं है तो क्या होगा? सर उसकी रैंक फिर कहते हैं 3 हो जाएगी ऑगमेंटेड बी की। ठीक है, फिर क्या कंक्लूजन क्या आएगा, कितने सॉल्यूशन होंगे? सर वो नो सॉल्यूशन होंगे। जी नो सॉल्यूशन हो जाएंगे, बस ठीक है, सही है। ठीक है ना, तो अल्फा ठीक प्लस सर। आर 4 नहीं है तो नो सॉल्यूशन, क्योंकि डिफरेंट है। और अल्फा प्लस आर अगर 4 है तो इन्फिनाइट सॉल्यूशन है, इन्फिनाइट सॉल्यूशन है तो मतलब उसके पास सॉल्यूशन तो है, यही क्वेश्चन कह रहा है। ठीक। ठीक सर, थैंक यू सर। थैंक यू। हाँ जी, किनका डाउट है ये? अनुष्का बताइए, इसमें क्या डाउट है आपका? x1 x2 में 2 सैंपल आपको दे रखा है फॉर टेस्टिंग द नल हाइपोथेसिस, ये भी सिंपल क्वेश्चन ही है उसके जैसा। सर इसमें क्रिटिकल रीजन समझिए। जी, H1 है, F इज़ F1, पावर ऑफ द मोस्ट पावरफुल टेस्ट। तो आप खुद सोचिए, यहाँ पे जो F0 है आपके पास, ये ध्यान से देखिए, ये हाफ है जब x की वैल्यू 0 से 2 है, और 0 अदरवाइज। F1 जो है ये 1/4 है जब x की वैल्यू 0 से 2 है, और 1/4 ही है जब x की वैल्यू 2 से 4 है। मैं जस्ट ब्रेक कर दे रहा हूँ, वो 0 से 4 लिखा हुआ है ना आपकी समझ के लिए। तो और 0 फिर अदरवाइज, ऐसा है। अच्छा, इसको मैं अगर थोड़ा और ब्रेक कर दूं पहले वाले को तो इजी रहेगा। तो ये 1/2 है जब x की वैल्यू 0 से 2 है, 0 है जब x की वैल्यू 2 से 4 है, 0 अदरवाइज। अब आप लाइक्लीहुड रेशियो निकालिए, LH0 अपॉन LH1, जैसे अभी पिछले क्वेश्चन में बता रहा था मैं, F0 अपॉन F1। मुझे बताओ ये रेशियो जब x की वैल्यू आपकी 0 से 1 में होगी, नहीं 0 से 2 में होगी, और जब आपकी वैल्यू 2 से 4 में होगी तो क्या होगी? व्हाट इज द रेशियो व्हेन x इज बिटवीन 0 एंड 2? रेशियो 1/4। 1/4 या 2? इफ नॉट, सर दो वैल्यूज हैं इसलिए। नहीं नहीं, आप समझ नहीं रहे। x जब 0 से 2 में है तो F0 क्या है? 1/2।
x जब 0 से 2 में है तो f1 क्या है 1/4, तो 1/2 अपॉन 1/4 कितना होगा हाँ 2 हो जाएगा। 2 हो जाएगा। और जब x आपका 2 से 4 में है तो f0 की वैल्यू है 0। जब x आपका 2 से 4 में है तो f1 की वैल्यू 1/4, तो अब रेशियो क्या आएगी 0। जब x की वैल्यू इंक्रीज हो रही है तो रेशियो की वैल्यू क्या हो रही है, लाइक्लीहुड रेशियो की वैल्यू क्या हो रही है डिक्रीज हो रही है। तो आप जानते हैं लाइक्लीहुड रेशियो टेस्ट कहता है कि f0 अपॉन f1 लेस देन इक्वल टू k, दिस इज द क्रिटिकल रीजन फॉर द सिंपल सिंगल सैंपल साइज। और फिर हम एक और थ्योरम कहता है कि दिस इज अ फंक्शन ऑफ सफिशिएंट एस्टिमेटर, और ये सिंगल सैंपल साइज का क्वेश्चन है। अच्छा यहाँ डबल सैंपल साइज है क्या सर यस सर। रैंडम सैंपल सर 2 नहीं रैंडम नहीं वेरिएबल दो रैंडम सर। वेरिएबल है सिंगल सैंपल का ये, ठीक है। तो जी एक्स इज लेस देन इक्वल टू आपका के है, और जी एक डिक्रीजिंग फंक्शन है। जी एक्स मैंने लाइक्लीहुड रेशियो का नाम रखा है, तो यहाँ से क्या आ जाता है क्रिटिकल रीजन आता है एक्स मोर देन इक्वल टू सम सी, तो ये आपका क्रिटिकल रीजन है। अब आप खुद सोचो एक्स, अब साइज दे रखा है इन्होंने, हाँ साइज दे दिया है, सो नाउ साइज इज गिवन। सो आपका जो क्रिटिकल रीजन आया रिजेक्ट एच नॉट इफ एक्स इज मोर देन इक्वल टू सी। अब आप साइज आपको गिवन है क्वेश्चन में 0.05, तो डेफिनेशन लगाइए साइज का, प्रोबेबिलिटी ऑफ रिजेक्टिंग एच नॉट व्हेन एच नॉट इज ट्रू। तो मुझे बताइए अब क्या आंसर आएगा ये, मतलब सर क्वेश्चन, सी की वैल्यू इससे 1.9 आ रही है। ठीक है। तो ये आपका 0.05 में कर लेता हूँ सी से इन्फिनिटी, तो सी से लेके एफ नॉट में सी से लेके 2 तक इंटीग्रेशन होगा, है ना 2 तक ही जा सकता है। और ये 1/2 dx, तो ये आ जाएगा 2 माइनस सी अपॉन 2, जो कि 0.05 है ना, यहाँ से सी निकालिए। तो ये कुछ ऐसा आ गया 1 माइनस सी बाई 2, तो सी बाई 2 आ गया 9.95, तो सी कितना आ गया, सॉरी 0.95 नहीं 0.95, 0.95 हो गया सी बाई 2। तो सी जो आपने बताया है ना कितना 1.90 ना, देखिए ठीक है, तो सी आ गया 1.9। अब ये 1.9 आपकी सी की वैल्यू है, ठीक है। तो फाइनली जो रिजेक्शन रीजन आपका आ गया रिजेक्टिंग एच नॉट इफ एक्स इज मोर देन इक्वल टू 1.9, ठीक है। अब ये 1.9 है। अब मुझे बताओ आप कि पूछा गया आपसे पावर, बताइए आप पावर का फॉर्मूला क्या है। और ये जो क्रिटिकल रीजन है ये मोस्ट पावरफुल है ड्यू टू न्यूमन पियर्सन लेमा, तो आपको कुछ अलग से करना नहीं है, ये जो भी क्रिटिकल रीजन आया वो मोस्ट पावरफुल ही होगा बिकॉज ऑफ न्यूमन पियर्सन लेमा। सो यू जस्ट फाइंड द पावर, पावर का फॉर्मूला लगा दीजिए आप। तो पावर का जो फॉर्मूला लगाएंगे, लगाइए क्या है फॉर्मूला पावर का, रिजेक्टिंग एच नॉट व्हेन h1 इज ट्रू। H1 is true। सो बताइए h1 में आपका x मोर देन इक्वल टू 1.9 क्या आएगा। सर इसमें 0.525 आंसर आ रहा है। हाँ वही जो आ रहा है वही सही है, अगर ऐसा नहीं है तो यहाँ, सर लेकिन इसमें जो क्वेश्चन है इसका आंसर 0.76 दे रखा है। नहीं नहीं, कितना है आपका आंसर 0.525। तो यहाँ से आएगा 4 माइनस 1.9 ना 2 पॉइंट कितना हो गया 1 अपॉन 4, और 2.1 अपॉन 4 कितना होगा, 0.525। तो आंसर यही 525 है, जो उसने कुछ और दे रखा था गलत दे रखा। सो सर नेट क्वेश्चन है ये। हाँ कोई दिक्कत, ठीक सो है। इसको आप देख लीजिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाकी हमने एफ नॉट एफ वन, एफ नॉट एफ वन हमने ये लिया ना 0 to 4, तो 0 से 2, और एक्चुअली जो आंसर की जिसने लगाए होंगे ना वहाँ पे प्रॉब्लम हो सकता है, बाकी देख लेता हूँ फिर से मैं। एफ नॉट हमारा यही था 1/2 0 से 2 में, एफ वन है 1/4 0 से 2 एंड 2 से 4। तो रेशियो लिया हमने इसका 0 से 2, 2 से 4, हाँ तो ये तो एफ नॉट अपन एफ वन जो है वो डिक्रीजिंग है, डिक्रीजिंग है, तो मोर देन इक्वल टू सी इज़ द क्रिटिकल रीजन, और मोर देन इक्वल टू सी क्रिटिकल रीजन है, इसका मतलब साइज इसने दे रखा है 0.05, आपने वही यूज़ किया। तो
इंक्रीजिंग तो नहीं है ना, इंक्रीजिंग तो नहीं है ना, इंक्रीजिंग होता तो एक मैंने सॉल्यूशन देखा था नेट पर, हम्म, तो उसमें कह रहे हैं कि x ग्रेटर देन 2 इसका क्रिटिकल रीजन हो जाएगा। वो मुझे समझ नहीं आ रहा, ऐसे पॉसिबल हो सकता है क्या? तो क्रिटिकल रीजन एक्स मोर देन 2 है तो साइज क्या होगा उसका? सर फिर तो आंसर आ जाएगा 0.75 पावर नहीं आ नहीं, वो तो जाएगी। आंसर लाने के लिए कुछ भी कर दो आप, लेकिन वो साइज भी तो अटेन करने चाहिए। तो एक्स मोर देन इक्वल टू 2 से साइज क्या आएगी? सर जीरो आएगी फिर तो। फिर तो साइज होना क्या चाहिए था? ये तो आपने क्वेश्चन को ही गलत कर दिया, यस सर। है ना। ठीक है सर। ऐसे क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन नॉन रैंडमाइज टेस्ट वाले होंगे। अगर नॉन रैंडमाइज मेथड फेल होता है तो रैंडमाइज पे आएंगे, ये है। और नेट में भी वो, या कई बार लोग आंसर की गलत लगाते हैं, एक बार वो देख लीजिए ठीक से, क्योंकि वैसा कोई दिक्कत आया नहीं है। तो हमारा जो आंसर है 525 है, और इनका क्या है, ठीक 5 है के सर। करीब 542 है। तो बस कैलकुलेशन ठीक से देखना है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। ये क्वेश्चन जैम में भी आया, आप नेट की बात करें, सेम क्वेश्चन जैम में आ चुका है। आप अगर जैम PYQ पूरा सॉल्व करेंगे ना, ये सेम क्वेश्चन जैम में भी आ चुका है, तो वहाँ पे भी आंसर वैसा तो है नहीं, सेम ही क्वेश्चन दो एग्जाम में अलग अलग आंसर हो जाएगा एग्जाम की वजह से, ये सेम जैम में भी आ चुका है। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हाँ जी एलिजा, बताओ क्या पूछना तुम्हें? Hello, sir. हम्म So for that question, I couldn't find that sum correctly. That's why I just found the probability corresponding to, like, I think suppose the random variable x denote the number of trials recorded in that case, then x can take values from 2 onwards, like 2, 3, 4, 5, like that. okay, 2 3 4 5 like that. So what is probability of x being 2? I got it as 1 by 4. Okay, so the question is expected number of times the die is thrown until two consecutive throws of even numbers are seen. So you want even number two consecutive time. So half and half is the probability. ठीक है, okay. Half square. What is probability of x being 3? 1 by 8. It is actually, so when you write, so even here will be odd. So 1 by 2, 1 by 2 square. What is probability of x being 4? I got it as same as 1 by 8. Okay, so even. So here are the possibility. Uh, so there are two Can possibilities. Hmm. What? both Even, the odd odd, or even. uh, Huh? Odd, odd, even. even. Yes, no problem. So here you will have, so it is usually half raised to power 3. Okay, and okay, so we have to find some pattern, then it will be easy. Okay, let's find. Ah, yes, sir, but I couldn't find that pattern. So here it is 1 by, you know, so 2 into 1 by 2 raised to power 4. Now it is 1 into 1 by 2 cube. Now you are getting pattern actually. So okay, what is x is equal to 5? 3 by 32, I got. Yeah, so 3 into half raised to, are you getting some pattern now? See, it will be Yes, 4 sir. into 1 by 2 raised to power 6 and so on. So what is the pattern now? So what can I write this? It was 1 into 1 by 2 square again. Okay, 3 1 2 3 4. Okay, 5 पे 3 5 2 4 4 6 ना, no problem here. So you can just skip this, है ना, I mean just keep this as it is, and then you have pattern now. Now you find the But sir, for probability of x equal to 6, I got the probability as 5 by 64. 5 by 64. 2 raised to power 6 is what? 64. 1 2. 5 in the numerator. No, no, it will not be 5. Okay, see. So
even, it is fixed, and there should not be two consecutive even. Just you have to keep in mind that there are 1, 2, 3, 4 empty places, and you want it to arrange so that there is no. So what are the possibility you are finding? All the four can be odd. Yes. Then even, odd, odd, odd. Okay. Then odd, even, odd, odd. Hmm. Then odd, odd, even, odd. Hmm. Then even, odd, even, odd. Okay. Hmm. I got this much. Okay. What is the expected number of times the die is thrown until two consecutive throws even numbers? ठीक है. So there is other way. Other way is two consecutive even ना. So for the first even you want two consecutive two. तो आंसर आई थिंक आंसर क्या है इसका 6 दे रखा है क्या? Yes, sir. सो देर इज वन मोर ट्रिक इज देयर. हो जाएगा इससे भी. तो यहाँ पे मुझे 5 करना पड़ेगा. अगेन वी हैव टू इन. ओके. सो व्हाट इज द पैटर्न यू हैव टू अंडरस्टैंड है ना. 1 इट वाज कॉमन 2 3 it was 2 3 then it came 5. What if x is 7? Or there is other way is two consecutive even you want है ना. So what happens 1 by p1 plus 1 by p2, and this way we carry. So p1 is the getting even number on the first time, and p2 is the probability for the second time. So this is the formula actually. This will keep going. Suppose the question is we are getting three consecutive even numbers. So that will work like this. And what is okay? Okay. So first even, then two consecutive even, then three consecutive. Hmm. Okay, so it will not be geometric because suppose start with 2. So now last is even. Okay, so last outcome is even. If you remove that, then it will become geometric. You can fit here in that way. So half into half square, half into this. But if you fit into geometric, if you remove a half, so how you have solved this? What is the expected number of times the die is thrown until two consecutive throws of even numbers are seen? Consecutive throws of even numbers are seen. So we were working like even. But sir, how did you got it like 2 plus 4 equal to 6? Oh, this is a trick. Actually, trick is there is a formula, so I have learned that. P1, P2. P1 is the one even. P2 is two even. If there are three even, four even, and log all that you can do. So probability of getting expected number of trials of getting
1 even, so it is 1 by 2, then it is 1 by 2 square here, then it is 1 by 2 cube. So since we don't need 3 times, suppose the question will be, suppose question is what is the expected number of times the die is thrown until the 3 consecutive even numbers are seen. So this will be the answer then, and for the 2 consecutive this will be the answer, 1 upon 1 by 2, 1 upon 1 by 2 square. Suppose just first even, so that you know it is geometric, then it will be just 1 by p1. Now if the question is the number of trials until one even number comes, so that is geometric random variable, the mean is 1 by p1, and when they 2 consecutive, then this is the probability. P2 means 2 at a time, so 2 numbers, 2 dice. P3 3 dice. So that is the formula actually that we have used. There are few questions that have been asked earlier also. ये 2050 I mean 2019 में गेट स्टार्ट हुआ था ना, so before 2019 these type of questions are also asked in gate mathematics paper, so that's why this is the trick actually, so that help us है ना to find easily expected number of trials. Okay, that is, I think that is this. So you say 1 upon p, 1 upon p square, you may remember like this, 1 upon p cube, like expected number of trial of getting let's say success for the first time, so it is 1 by p. Expected number of trial getting 2 success for the first time, it is 1 by p plus 1 by p square, where p is the probability of success. Expected number of trial of getting 3 successes consecutive for the first time, so this will be the probability. So you may see proofs are available in the book or somewhere you can see. So this is the pattern that works and so on. So for your question, this will be the answer, where p is the probability of success. Success means even number, so getting even number, so that will give you 2 plus 4, which is 6. That is a one way, that is a short trick, or the one result that I'm using. A proof is, I think, difficult here. Proof is not that simple, but we can try other approach. Two consecutive, na? Because here, like you are saying, it is 5. For the 7, again, it will be difficult to count, no? I mean, it will take more time. In exam, we don't have that much time. For the time being, you can use this approach. You can try to other questions also. There are few more gate questions where this concept is applied. Okay, so last time you sent one more question before that. What is the answer of that question? 62. You see the question above it, just above this question. Sir, that was from 8 2024. Yeah. 62. Okay, 1 minute. I'll Okay, you try. We can discuss, later in the next class. Yeah. So okay, we can stop for today. Thank you, sir. Yeah, thank you.